किसी के पास अगर साइकिल है तो वह बाइक के सपने देखेगा, बाइक वाला चाहेगा कि उसके पास छोटी कार हो, छोटी कार वाला बड़ी के सपने देखेगा, बड़ी कार वाला BMW मर्सिडीज के। यही तो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, एस्पिरेशन या हिंदी में विकास। डेवलपमेंट हर इंसान चाहता है। हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ चाहत होती है जिसे वो पाना चाहता है, और इसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हर इंसान के लिए अलग अलग गोल है, अलग अलग चाहत है। किसी के लिए डेवलपमेंट का नोशन कुछ और होगा तो किसी और के लिए कुछ और। जैसे एक गांव का लैंडलेस लेबरर है, कोई मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट के क्या मायने होंगे। एक गांव के मजदूर के लिए यह मायने होगा कि उसे लगातार काम मिलता रहे, उसके घर में रोजी रोटी चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे, उसके बच्चे को स्कूल में एजुकेशन मिले और उसके साथ भेदभाव नहीं हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। उसी के अपोजिट अगर पंजाब जैसे किसी राज्य में कोई अमीर किसान है, प्रॉस्पेरस फार्मर है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट का मायने होंगे। तो वो चाहेगा कि उसे सस्ते दाम में मेहनती लोग मिलते रहे, ऐसे लोग मिलते रहे जो पैसे भी कम ले और काम भी ज्यादा करे। एक अमीर किसान चाहेगा कि उसकी कमाई ज्यादा हो, इनकम और ज्यादा बढ़ जाए और उसके बच्चे विदेश में सेटल हो जाए। इसी तरीके से अगर शहर में कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट के मायने ये होंगे कि उसे नौकरी मिल जाए, कुछ स्टार्टिंग की ही कम सैलरी में भी काम वो स्टार्ट कर दे। इसी तरीके से एक बॉय है अमीर फैमिली का, शहर में रहता है, अमीर फैमिली में है, तो उसके लिए डेवलपमेंट के अलग मायने होंगे। उसी तरह एक गर्ल है अमीर फैमिली की, उसके लिए डेवलपमेंट के अलग मायने होंगे। वो गर्ल चाहेगी कि उसे भी अपने भाई की तरह, बॉयज़ की तरह फ्रीडम मिले, उसे भी अब्रॉड जाने का मौका मिले, अपनी स्टडी विदेश में जाकर करे। तो आप देखेंगे कि हर इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है, अलग अलग गोल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई पॉलिटिशियन हो। और इसी से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा। अब एक बात यह भी होता है कि एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो। जैसे कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फैक्ट्री वाले हैं, वो चाहेंगे कि उनको कंटिन्यू वाटर की सप्लाई, पानी की सप्लाई आती रहे, तो उसके लिए वो डैम बनाना चाहेंगे कि डैम बन जाए। ये उनके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन यही डैम बनने से गांव वालों का नुकसान होगा, गांव वालों को अपने गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, वहां बाढ़ आने का खतरा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो डेवलपमेंट एक इंसान के लिए है, दूसरे के लिए वो नहीं भी हो सकता है। वैसे तो हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान के कोई ना कोई सपने होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है वो सबके लिए, वो है पैसे, इनकम। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, इनकम हर कोई कमाना चाहता है, चाहे वो एक गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या एक देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो। इनकम के अलावा और क्या क्या हमारी चाहते होती है। तो इनकम के अलावा हम लोग चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, जॉब हमारा सिक्योर रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात और भी है कि इनकम ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। सपोज करो अगर आपको कहीं जॉब मिल रही है जिसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, 3-4 लाख रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन वो जॉब आपको मिल रही है किसी खतरनाक इलाके में। सपोज करो इंडिया से बाहर कहीं गल्फ कंट्री में आपको जॉब मिल रही है, जहाँ काफ़ी खतरा हो सकता है लाइफ को, हो सकता है आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाए, आपको वहाँ बंदी बना कर रख दिया जाए। और एक जॉब मिल रही है आपको अपने घर के आसपास ही, जिसकी सैलरी भले कम है, 40,000 50,000 ही महीना है, लेकिन आप क्या पसंद करेंगे? तो आप पसंद करेंगे अपने घर के पास जॉब ले करना, क्योंकि वहां सिक्योरिटी है, एक सुरक्षा है, और आप अपने घर के पास है, अपने मदर फादर के साथ रहते। तो भले ही पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें सिक्योरिटी भी देखना होता है, एक रिस्पेक्ट भी देखना होता है। जैसे अगर आपको किसी के मर्डर करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपको खतरा है, डर है, आपका रिस्पेक्ट चला जाएगा, जेल में ज़िंदगी बितानी होगी। यही अगर छोटे मोटे काम करेंगे, ईमानदारी से कोई काम करेंगे, पैसे कम कमाएंगे, वो आपको पसंद आएगा क्योंकि वो रिस्पेक्टफुल काम होगा। तो इसका मतलब इनकम के अलावा सिर्फ इनकम ही नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे आप ऐसे लोग देखेंगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके लिए रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, वो भागे भागे फिरते हैं अपनी जान बचाने के चक्कर में। तो ये डेवलपमेंट का नोशन नहीं है, यह डेवलपमेंट के मायने नहीं है। अगर हम चाहते हैं डेवलपमेंट करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना,
तो सिर्फ पैसा ही नहीं होना चाहिए, पैसों के अलावा रिस्पेक्ट भी हो, एक सिक्योरिटी भी हो, एक अच्छा फील भी आए और मन में लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। अब होता है नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि पूरे देश का डेवलपमेंट। जी हाँ, जैसे जैसे हम सब डेवलप करेंगे, देश की जनता डेवलप करेगी, आगे बढ़ेगी, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम लोग आगे जाएंगे तो हमारा देश आगे जाएगा और उसे ही नेशनल डेवलपमेंट कहा जाएगा। इसी हिसाब से दुनिया को डिवाइड भी किया गया है डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के रूप में। विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश। अब इसके क्या क्राइटेरिया है? वैसे तो जैसा मैंने बताया कि इनकम के अलावा और भी कई क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इनकम सबसे मेन क्राइटेरिया देखा गया है। 2017 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि जिस भी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 12,056 यानी कि 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है तो वो देश रिच कंट्री कहलाते हैं, डेवलप कंट्री कहलाते हैं। जिस भी देश की इनकम, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 955 यूएस डॉलर से कम है, 955 यूएस डॉलर से कम है, वह देश गरीब देश कहलाता है, लो इनकम देश कहलाता है, अंडर डेवलप कंट्री कहलाता है। इंडिया मिडिल डेवलप में आता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1820 यूएस डॉलर है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पूरे देश की कमाई, नेशनल इनकम जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय, पूरे देश की कमाई को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। इसको सिंपल वे में अगर देखा जाए कि अगर एक फैमिली है जिसमें 5 लोग रहते हैं और उस फैमिली के लोग कमाकर, 1 लोग या 2 या 3 जितने भी काम करने जाए उससे मतलब नहीं है, उस फैमिली में कुल सारे लोग काम करके 10,000 रुपये लेकर आते हैं। अब सपोज करो कि एक ही आदमी कमाता है, 5 लोगों की फैमिली है, एक ही आदमी कमाता है और 10,000 रुपये वो लेकर आया। तो अब यहां पर कैपिटा इनकम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो 10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से उसको भाग कर देंगे। तो 10,000 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2,000, यानी कि पर कैपिटा इनकम 2,000 रुपये है। पर कैपिटा का मतलब एक एक इंसान के हिस्से में कितने पैसे आए हैं। उसी का अपोजिट अगर दूसरी कोई फैमिली है, वहां भी 5 मेंबर हैं और अगर सारे ही मेंबर कमाते हैं सपोज करो, और वो 50,000 रुपये कमा कर लाते हैं, तो 50,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 रुपये बनता है। उस फैमिली की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है। तो इससे पता चलेगा कि वो फैमिली ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा रिच है, बशर्ते कि पहले वाली। तो वही हाल है इंडिया का, वही हाल है अमेरिका का और बाकी कंट्रीज का। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा आबादी है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारे देश में जितनी भी कमाई होती है, लोग जितने भी पैसे कमाते हैं उसको देश की आबादी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग काम करते ही नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब ही नहीं करते हैं। हम भी अपने परिवार में देखिए, आप अपनी फैमिली में देख सकते हैं, अगर मान लो 8 लोगों की फैमिली है तो उसमें कमाने वाले 1 या 2 ही होंगे। हर घर में ऐसा ही होता है। तो हमारा पर कैपिटा इनकम कम हो गया है, हो जाता है, और हम लोग अंडर डेवलप में या डेवलपिंग कंट्री में आ जाते हैं। अब इनकम तो है ही। अब जैसे इंडिया का एक रिपोर्ट के अनुसार केरल और पंजाब के डाटा दिए गए हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इनकम तो है ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया। इनकम के अलावा और भी कई सारे क्राइटेरिया है पता करने के लिए कि कोई भी इलाका या कोई भी देश या स्टेट या कोई भी व्यक्ति डेवलप्ड है या नहीं। बुक में एक केरल और पंजाब के बारे में बताया गया है। अब आप बताएं मुझे कि केरल का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1.63 लाख है, यानी कि 1,63,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय साल की। जबकि हरियाणा में 1.80 लाख है, 1,80,000। तो अब आप बताएं कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है या फिर केरल? केरल में है 1.63 और हरियाणा में है 1.80। हरियाणा और केरल में इनकम के अलावा अगर हम बाकी चीजों पे गौर करें, बाकी चीजों पे हम ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि केरल ज्यादा डेवलप्ड है ना कि हरियाणा। जैसे आपने देखा कि इनकम तो हरियाणा की ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजें जैसे IMR होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है प्रति 1000 में कितने बच्चे की डेथ हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है, और 1 साल तक बीमार होने का खतरा बना रहता है। और अगर सही फैसिलिटी नहीं मिले, सही उसका इलाज नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो,
तो उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके के डेथ हरियाणा में 30 है। 30 का मतलब प्रति हजार बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 30 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में सिर्फ 10 है। तो यहां से हमें पता चला कि केरल ज्यादा डेवलप्ड है। एक और क्राइटेरिया है जैसे लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। लिटरेसी का मतलब होता है कि लोगों को अपना नाम लिखना और पढ़ना आ जाए। लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है। लिटरेसी में सिर्फ अपना नाम लिखना पढ़ना आना चाहिए, जबकि एजुकेटेड का मतलब होता है उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। तो लिटरेसी रेट के हिसाब से भी देखा जाए तो उसमें हरियाणा में 82% है, जबकि केरल में 92% है, और अब तो और भी ज्यादा हो गया है, 100% के करीब आ गया है। तो लिटरेसी रेट से भी हमने देखा कि केरल ज्यादा डेवलप्ड है। और एक होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चों की अटेंडेंस लगती है। तो इस हिसाब से भी हरियाणा में 61% है, जबकि केरल में 83% है। तो इसका मतलब कि इनकम तो हरियाणा की ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजों में केरल आगे है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि केरल ज्यादा डेवलप्ड है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप अपने आसपास के 2-3 लोगों को कंपेयर करें। एक इंसान ऐसा है जिसकी कमाई बहुत ज्यादा है, सपोज करो 2 लाख 3 लाख रुपए किराया आता है महीने का, और एक है जिसकी इनकम कम है, 30,000 या 40,000 महीने की है, लेकिन जिसका 2-3 लाख रुपए महीने का किराया आता है, उसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना उसे किसी से बात करने की कोई लहजा है, तमीज है, और वो हमेशा सब बीमार रहता है, हमेशा परेशान ही रहता है। उसके बच्चे भी उससे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। उसी के अपोजिट जिस फैमिली में 30-40 हजार ही सैलरी है, सिर्फ कम सैलरी है, तो उस घर में हेल्थ अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, और घर में सुख शांति है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा डेवलप हो गया आपकी नजर में? तो यहाँ पे वही फैमिली डेवलप होगी जिसकी इनकम कम है। तो इसका मतलब सिर्फ इनकम ही नहीं होता है सब कुछ, इनकम के अलावा भी काफी कुछ देखना पड़ता है। जैसे कि इनकम है, अगर आपके जेब में पैसे है तो उससे आप खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके जेब में पैसे है तो आप बीमारी से नहीं बच सकते हैं। अभी कोरोना वायरस आया तो उसमें ना तो कोई अमीर दिखा, ना तो कोई गरीब दिखा। तो पैसों के अलावा भी हमें बाकी चीजों को ध्यान रखना होता है, और इसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज होती है। सरकार फैसिलिटीज देती है अपने जनता को, अपने लोगों को। कैसे कैसे फैसिलिटीज हो सकती है? तो एजुकेशन के लिए स्कूल बना के देती है, हॉस्पिटल देती है, अच्छा रोड, अच्छे स्टेडियम, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सब देती है सरकार, ताकि लोग उसे यूज करें और आगे बढ़ सके, डेवलपमेंट कर सके। सपोज करो आपके जेब में पैसे है, लेकिन आपके गांव में या शहर में एक भी स्कूल नहीं है। आपके जेब में पैसे है, लेकिन आपके इलाके में, आपके आसपास कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ अपने बच्चों का इलाज कराएंगे? तो पैसा होने के साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज भी हो, बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती है वो होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, कुआं, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब। तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस हिसाब से पूरे देश की भी रैंकिंग होती है। दुनिया में 200 के करीब देश है, तो उनकी भी रैंकिंग होती है। इसमें पता चलता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप नहीं है, कितने ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, उसके हिसाब से भी रैंकिंग होती है। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में बच्चे की रैंकिंग होती है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया और कौन थर्ड आया। तो ये रैंकिंग यूएनडीपी के तहत होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक रिपोर्ट तैयार करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया टॉप 100 में भी नहीं आता है। जी हाँ, दुनिया में अगर लिस्ट बनाई जाए कि टॉप कंट्रीज की, तो टॉप 100 में भी इंडिया का कहीं नाम नहीं है। इसका मतलब इंडिया उतना डेवलप नहीं है। इंडिया से आगे 100 ऐसे देश है जो इंडिया से आगे है, रैंकिंग जिनकी इंडिया से ज्यादा है। आपको ये भी हैरानी होगी कि श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश है, एक छोटा सा देश है, वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अब डेवलपमेंट का भी क्राइटेरिया क्या क्या है? जैसा अभी मैंने बताया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है। इसके अलावा GNI होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब पूरे देश की कमाई कितनी होती है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय होता है कि पूरा देश जिसमें लोग काम करते हैं, सारे लोग काम करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं। तो इस हिसाब से श्रीलंका में GNI ग्रॉस नेशनल इनकम $11,326 है, जबकि इंडिया में सिर्फ $6,353 है, 6353, यानी कि श्रीलंका से आधे रुपए हम लोग कमाते हैं। अब श्रीलंका एक छोटा सा देश होकर भी हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, हमसे डबल पैसे कमाता है। इसके अलावा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
यानी कि हम कितने साल तक जी सकते हैं, एवरेज कितने साल हमारी लाइफ होती है, तो उस हिसाब से श्रीलंका में है 75.5 ईयर्स और इंडिया में है 68.8 ईयर। ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि सब 68 ईयर तक ही जिएंगे उसके बाद मर जाएंगे, कोई 90 साल भी जीता है, कोई 40 साल भी जीता है। एक एवरेज निकाला गया कि इंडिया में लोग 68.8 ईयर्स तक या 68-69 ईयर तक ऑन एन एवरेज जीते हैं, जबकि श्रीलंका में 75 ईयर तक जीते हैं और जापान में तो और भी ज़्यादा है, लोग 100 साल तक एवरेज जीते हैं। तो इसका लिंक कहाँ से है? इसका लिंक है हॉस्पिटल से, इलाज से, हेल्थ से। इसका मतलब श्रीलंका, जापान वो ज़्यादा हेल्दी है, वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं, वहाँ इलाज की फैसिलिटी अच्छी है, तभी वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं। जबकि इंडिया में लोग हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, इंडिया में हेल्थ की फैसिलिटी भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, टाइम से इलाज भी नहीं मिल पाता है। इस कारण हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और इसीलिए हम लोग डेवलप्ड नहीं हैं। इसके अलावा होता है मीन एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि बच्चे कितने साल तक स्कूल जाते हैं। देखो, बच्चे का एडमिशन नर्सरी केजी में होता है और वो 12 तक स्कूल जाता है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 साल होते हैं। यानी कि एक बच्चा या एक इंसान अपनी लाइफ में 14 साल स्कूल जाता है। लेकिन अगर हम एवरेज देखें पूरे इंडिया का तो वो सिर्फ 6 साल है, 6.4 ईयर। यानी कि एवरेज हमारे देश के बच्चे सिर्फ 6.4 ईयर तक ही स्कूल जाते हैं। जैसे कोई 5वीं के बाद, 5th के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, कोई 8 के बाद हो जाता है, कोई 10th के बाद हो जाता है। यानी कि अपने पूरी स्कूलिंग कवर भी बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। जबकि श्रीलंका में है 10.9 यानी कि 11 ईयर के अराउंड। वहाँ पे बच्चे ऑन एन एवरेज 11 साल तक स्कूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब श्रीलंका का एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है और इसीलिए वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और इस हिसाब से रैंकिंग हुई, HDI कहते हैं उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें श्रीलंका आता है 76 रैंक पे और इंडिया आता है 130 रैंक पे। टॉप 100 में भी इंडिया नहीं आता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब डेवलपमेंट तो करते जाएंगे हम, लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखना होता है कि हमें फ्यूचर के लिए भी सोच के चलना है। जैसे सपोज करो आपके पास पैसे है, 1000 रुपये आए और आपने उसको आज ही खर्च कर दिया, आज ही अपने लिए कपड़े ले आए, जूते ले आए, जो भी आपको खरीदना है खरीद कर ले आए। अब कल क्या करोगे? कल तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक नई थ्योरी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें डेवलपमेंट तो करना चाहिए, विकास तो करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए। अब जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में या दुनिया में, लोग हर देश आगे बढ़ने के लिए एक रेस लगाए हुए है। हर देश चाहता है कि वो डेवलप करते जाए, आगे बढ़ते जाए, शहर बनते जा रहे हैं, मेट्रो, ट्रेन, रेलवे सब कुछ आते जा रही है। लेकिन फ्यूचर का भी ध्यान में रखना है। आज ही अगर हम सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ पॉल्यूट कर देंगे, तो कल को क्या होगा? आज ही अगर हम लोग अपने सारे रिसोर्स को, सब कुछ को खर्च कर देंगे, डेवलपमेंट करा देंगे, तो कल को क्या होगा? कल के लोग, कल जो न्यू जनरेशन आने वाली है वो कहाँ जाएगी? जैसे ग्राउंड वाटर का है, पानी। हम लोग डेवलपमेंट करने के चक्कर में ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे के पानी को जरूरत से ज़्यादा यूज़ करते जा रही है। जैसे खेती होती है, बिल्डिंग बनते हैं, रोड बनाए जाते हैं, या हम भी अपने घर में पानी का जरूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खेती अच्छी हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, हर जगह इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, हर जगह पानी का यूज हो रहा है। लेकिन जब पानी खत्म हो जाएगा अगले 2, 4, 5, 10 साल बाद, तब क्या होगा? ऐसा ही क्रूड ऑयल के साथ है पेट्रोल, डीजल। पेट्रोलियम डीजल का रिजर्व वो भी दुनिया में लिमिटेड है। और हम लोग डेवलप तो हो गए, सबके पास कार, बाइक, स्कूटर आ गई, सब अपने कार से, बाइक से, स्कूटर से ही जाते हैं। दुनिया में हर दिन करोड़ों अरबों लीटर पेट्रोल डीजल का खपत होता है। लेकिन ये भी तो कभी ना कभी खत्म होगा। आज हम डेवलपमेंट कर लेंगे, आज हम कार, बाइक सब यूज़ कर लेंगे, पेट्रोल डीजल भरा भरा के खर्च कर देंगे, कल को क्या होगा? एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला है कि सिर्फ 50 साल तक के लिए ही क्रूड ऑयल अब दुनिया में बचा है, जबकि यूएसए में सिर्फ 10 साल तक के लिए ही क्रूड ऑयल बचा है, उसके बाद क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो ये है कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए, हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। हर कोई आगे चाहे बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर का ध्यान में रखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखे। थैंक यू।